भाई साहब आज है 21 दिसंबर, अभी दिसंबर चल रहा है ना और शाम के बज रहे हैं 4 और साल 2023 लगभग खत्म होने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो साल 2023 निकला गुजरा, आप सोचो कि अभी तो साल शुरू हुआ था और अभी निपट भी लिया। इस साल में आपने क्या अचीव किया, क्या आपके साथ अच्छा हुआ या कोई ऐसी घटना भी हुई जिसका आपको गम है? सबसे पहले आप ये बताइएगा। पूरी एनर्जी जोश के साथ हम पढ़ने के लिए तैयार हैं कि हमारा टारगेट है एसएससी सीजीएल 2024। मेन टारगेट इसी एग्जाम को रखना है सभी बच्चों को, क्योंकि अगर आप सीजीएल को टारगेट रख के तैयारी करते हैं तो सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस का, टीचिंग का, ये सारे ही एग्जाम जो है आप आसानी से सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल, सीआरपीएफ का पेपर, राइफलमैन का पेपर, ये सारे एग्जाम्स आप निकाल सकते हो। लेकिन आपने ग्रेजुएशन तो पूरी कर रखी है और आपने अपने जीवन का मकसद क्या बना लिया कि भाई साहब मेरे को एसएससी जीडी करना है, तभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो बच्चा सीजीएल को टारगेट कर रहा है वो एसएससी जीडी ही पढ़ेगा है भाई। और जो एसएससी जीडी का फॉर्म भरेगा उसने तैयारी बहुत अपर लेवल की है, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की है। तो जो केवल टारगेट जीडी को कर रहे हैं वो तो चलेगा है भाई। तो आप नीचे से ऊपर की तरफ मत चलो, आप सबसे ऊपर पे हिट करेंगे तो नीचे तो चोट आएगी ही आएगी। समझ में आया? नमस्कार भाई। जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं अपने ग्रेजुएशन के वो भी सारे फॉर्म्स भर सकते हैं, लेकिन 2024 के एग्जाम शुरू होंगे, 2024 के पेपर होना शुरू होंगे मई के बाद से। मई के बाद से जून के महीने में देखेंगे। जून के मंथ से 2024 के पेपर होना शुरू होंगे। सबसे पहले आपका सीपीओ का पेपर होगा, फिर एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, सीएचएसएल और सबसे बाद में जाके आपका अक्टूबर के महीने में सीजीएल का पेपर होगा। यानी कि आपके पास ठीक-ठीक मोटा-मोटी माने तो लगभग 6 महीने हैं। 6 महीने के बाद जो है 7 महीने कह सकते हैं, 7 महीने के बाद से आप जो है एग्जामों की झड़ी लग जाएगी। जैसे इस बार 3-4 महीने सारे पेपर करा लिए, वैसे ही अगले साल भी होगा। ठीक है जी? इसके साथ क्या 7 मंथ इनफ है बिगिनर के लिए? बिल्कुल मेरे दोस्तों, 7 मंथ काफी है एक फ्रेशर बिगिनर बच्चे के लिए तैयारी करने के लिए, क्योंकि 7 मंथ बाद तो प्री का पेपर होगा, मींस थोड़ा होना है। 7 मंथ बाद तो प्री होगा। प्री और मींस के बीच में भी आपको 2 से 3 महीने का गैप मिलेंगे, ठीक है ना? अब तो सीएचएसएल में भी प्री होता है। समझ आया? तो यानी कि आपके पास इनफ टाइम रहेगा, लेकिन आपको सीरियस साथ से रहना है। आप एक भी दिन जो है अपने आप को ढीला नहीं छोड़ सकते। एक भी दिन की पढ़ाई का नुकसान नौकरी से कई कदम दूर हो जाना है। ठीक है दोस्त? हाँ। ये बैच किसी एक एग्जाम को टारगेट करके नहीं है। मेनली जो मेरा फोकस है वो है इस चीज को हिट करना कि बच्चों को एसएससी सीजीएल 2024 मेंस प्लस को लेके मेंस तक को लेके टारगेट करना। मैं इस लेवल तक का पढ़ाना चाहता हूं। बिल्कुल जीरो से शुरू करूंगा और धीरे 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 और आपको यहां तक लाके छोड़ेंगे। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जितना मैं बैच में पढ़ाऊंगा, जितने मैं सवाल प्रैक्टिस करवाऊंगा, केवल आपको उतना ही पढ़ना है। उसके अलावा घर पे जाकर आपको प्रीवियस के सवाल करने का समय मिलता है तो कर लीजिए और समय नहीं मिलता है तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं। प्रैक्टिस आपको साथ-साथ करनी है। कोई बालक ये सोचता है कि सर पहले हम सिलेबस पूरा करेंगे जल्दी से हवा हवा ऊपर से, उसके बाद हम तसल्ली से कमरा में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा नहीं होने वाला। वीक में केवल 5 दिन की क्लास होती है आपके पास, सैटरडे संडे होते हैं, शनिवार रविवार, और ये 2 दिन में केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। 2 टाइम स्लॉट आपकी क्लास चलेगी, 1.5 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे और घर पे जाके 15-20 मिनट आपको रिवीजन के लिए लगेगा, वो कर लो। इसके अलावा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी टाइप एग्जाम में आते हैं, जितने आ सकते हैं, वो सारे मैं खुद ही कराऊंगा। बच्चे को ऊपर नहीं छोड़ूंगा कुछ भी। मैं ये नहीं कहूंगा कि जैसे नंबर सिस्टम शुरू करें, मैंने आपको नंबर सिस्टम में क्लास में 100 सवाल करवा दिए अभी, और मैंने जो है क्लास की 8 क्लास ली, मैंने 8 क्लास में सारी चीज खत्म करवा दी, ठीक है? और मैंने आपको 500 सवाल की शीट पकड़ा दी, लो 500 सवाल की शीट अभी इसको अपना कर लेना। मैं वैसे काम नहीं करूंगा। मैं तो क्लास पे खड़े होकर ही एक-एक सवाल को, एक-एक टाइप को, एक-एक प्रीवियस ईयर को, एक-एक कांसेप्ट को क्लियर करूंगा। मैं आपको घर से पढ़ने के लिए छोड़ूंगा नहीं। मैं आपका रिसर्च वर्क छोड़ूंगा नहीं। मैं क्यों चाहूंगा कि आप रिसर्च करो? रिसर्च करना, सवाल कलेक्ट करना, उनको सॉल्व करवाना, बढ़िया सिखाना वो मेरा काम है। आपका केवल एक ही काम है, मेरे पढ़ाए गए को पढ़ना और उसका अच्छे से रिवीजन करना। डेली 1.5 घंटे की क्लास, उसके बाद 10 मिनट जाकर रिवीजन करिए। सैटरडे संडे ऑफ होता है, उसमें और रिवीजन करिए और प्रैक्टिस, प्रीवियस की प्रैक्टिस का समय मिल रहा है, थोड़ा बहुत तो करते रहिए। वरना मैं तो ये सीधा कहता हूं कि आप केवल बैच की क्लास करो और सीधा मॉक टेस्ट दो। बस सीधा मॉक टेस्ट में आप उतरिए। हमारे बहुत सारे बच्चों ने ऐसे किया है। ऑलरेडी एक दो नहीं, सैकड़ों हजारों बच्चे हमारे सिलेक्ट हुए। सीजीएल 2024 में बहुत सारे सिलेक्ट हुए। सिलेक्ट हुए, ऑलरेडी टॉपर भी बने हैं, रैंक 1 2 बहुत अच्छी रैंक उनकी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने केवल बैच की क्लासेस करी, शीट सॉल्व करी, उसके बाद खूब सारे मॉक टेस्ट लगाए। बस मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं, लेकिन आप ईमानदारी से पढ़ें। हर एक चीज का प्रॉपर नोट्स बनाएं, कांसेप्ट का। सवालों का नोट्स नहीं बनाना। जो सवाल आपको मुश्किल लगे केवल उसी का नोट्स बनाना है। जो मैं कांसेप्ट और थ्योरी बताता हूं उस थ्योरी का आप नोट्स बनाओ, और जो इजी सवाल है उसको स्किप कर दो, और सवाल जो मुश्किल आपको सवाल लगता है केवल उसी का आप नोट्स बनाएं। सवाल उतारने की जरूरत नहीं है, शीट में ऑलरेडी सवाल लिखा हुआ है हिंदी में इंग्लिश में, तो केवल उसके सॉल्यूशन का नोट्स बनाएं और उसको कई बार रिवाइज करें। जितना पढ़ना जरूरी है आगे का, उससे कहीं ज्यादा जो है पीछे का रिवीजन करना भी जरूरी है। मॉक कहां से करें? मॉक आप स्टार्टिंग में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का मॉक दें। अभी नहीं, मॉक तब देना जब आपका सिलेबस लगभग 50% से ज्यादा हो जाए। अभी सीरीज का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो सीरीज की तैयारी भी आपकी इसी बैच से होगी। हमारे बहुत सारे सीरीज में वैकेंसी कम होती है, इतना ज्यादा पता नहीं पता, लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसी बैच से पढ़ के सीजीएल भी निकाला है और साइड बाय साइड सीरीज भी निकाला है। ठीक है? कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा पढ़ाऊंगा। मैं मतलब ये गारंटी दे रहा हूं भाई आपको कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं केवल उतना ही पढ़ना है और कुछ करना ही नहीं। मैं आपको ना घर पे लगाने को शीट दूंगा, ना आपसे कभी प्रीवियस लगाने को कहूंगा, और स्कोर आपका 99% आएगा। और मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि एग्जाम पेपर आसान बना रहा है, मुश्किल बना रहा है, मीडियम बना रहा है, टफ बना रहा है ना। पेपर कैसे भी आए आपके लिए तो नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल। दूसरे परिंदे पढ़ाते रहेंगे, आप पेपर में धारते रहोगे, गारंटी हमारी है। ठीक है जी? चलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है उसमें 4 चैप्टर हैं छोटे-छोटे। पहले मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या पढ़ाने वाला हूं, उसके बाद जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे। नंबर सिस्टम हिंदी में संख्या पद्धति, फिर शॉर्ट्स एंड इंडेक्सेस घातांक एवं करणी, फिर सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, फिर एलसीएम एंड एचसीएफ महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ये जो चारों टॉपिक है ये पूरे सिलेबस का, पूरे मैथ्स के सिलेबस का 15 से 20% बनाते हैं। मतलब अगर आप प्री के पेपर देंगे, आजकल जितने प्री के पेपर होते हैं उनमें ज्यादातर 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन। तो 25 क्वेश्चन में से 2 से 4 सवाल मेरे दोस्तों इन्हीं चारों चैप्टर से रहेंगे मिनिमम 2 से 4 सवाल तक। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही। ठीक है? 30 क्वेश्चन आते हैं इसके पेपर में ज्यादातर, तो 30 क्वेश्चन में से मेरे प्यारे भाई 2 से 4 सवाल ही आपके नंबर सिस्टम के इन चारों चंक से रहेंगे। ठीक है? आप सीपीओ का पेपर देते तो सीपीओ के पेपर में 50 सवाल आते हैं, 50 में 4 से 7 क्वेश्चन तक आपके इन्हीं चारों से रहेंगे। नंबर सिस्टम, शॉर्ट, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ। आप सीरीज का पेपर देते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में से 12 से 15 सवाल केवल इन्हीं से रहेंगे मेरे दोस्तों, जब आप सीरीज का पेपर देते हैं, डिफेंस का पेपर। और जो बच्चे सीसेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्या यूपीएससी सीसेट हो जाएगा? सीसेट के पेपर में भी सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम ही पूछा जाता है। जितने भी हाई लेवल के एग्जाम होते हैं ना, एमबीए वाले पेपर हो गए, सीसेट वाले पेपर हो गए, उनमें भी उनमें सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम ही पूछा जाता है। इसलिए नंबर सिस्टम को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है जी? नंबर सिस्टम में आपको बहुत सारी कैलकुलेशन की ट्रिक्स मिलेंगी, कैलकुलेशन कैसे इंप्रूव करनी है, और आप नंबर्स के साथ खेलना सीखोगे। ये नंबर सिस्टम एक ऐसा चंक है जिसमें आप कैलकुलेशन के साथ खेलना सीखोगे और नए-नए कांसेप्ट, गणित के डॉट्स को कनेक्ट करना आप सीखोगे। समझ में आया भाई साहब? सर मैं मैथ्स में कमजोर हूं। सबसे पहले तो आप ये सेंटेंस लिखना बंद कर दीजिए, सर मैथ्स में कमजोर हूं। आपको ये लिखना चाहिए कि सर हमने आज तक अपने जीवन में मैथ्स ज्यादा पढ़ा ही नहीं है। कोई मैथ्स में कमजोर नहीं है। अगर आप बचपन से गणित में पढ़ते, आपको अच्छे मास्टर मिलते, आप होमवर्क पूरा करते, घर पे जाके 1-2 घंटे पढ़ते, अभी आपके पास बढ़िया किताबों से आप प्रैक्टिस करते, अभी तो आपका गणित ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होता। कोई गणित में कमजोर अच्छा बुरा नहीं होता। वो केवल इस बात पे डिपेंड करता है कि उसको बचपन में मास्टर कैसे मिले और उसका स्टार्टिंग में पढ़ाई का माहौल कैसा था। कोई कमजोर नहीं है। ठीक है भाई? हालांकि मैं थोड़ा डांट के पढ़ाऊंगा, आप मेरे टीचिंग स्टाइल को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लोगे और आपको बहुत मजा आएगा। इतना मजा आएगा कि आप मेरी बात सुने बिना, मेरी आवाज सुने बिना, लेक्चर देखे बिना आपको नींद नहीं आएगी रात को सही से। ठीक है? मैं बहुत सारे पुराने स्टूडेंट्स का हमारा एक्सपीरियंस बता रहा हूं आपको।
एनसीईआरटी बुक्स आर इनफ टू रिमूव बेसिक कांसेप्ट। अबे ये बेसिक ये हटाओ, कोई एनसीईआरटी फेंसीईआरटी नहीं करनी। मैंने क्या बोला कि जितनी भी किताबें को अलमारी में बंद करके लगा दो, जितना मैं यहाँ पे अपने मुंह से बोल रहा हूँ, जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है, बस वही सब कुछ है, वही एनसीईआरटी है, वही सिलेक्शन दिलाएगी है। तभी चंबल से राम राम बोल दीजिए, राम राम भाई। हाँ बिल्कुल बेसिक से होगा, लेकिन आप मुझसे उम्मीद ये ना करें कि मैं ही स्लो स्लो करता हूँ, आप भी धीरे धीरे अपने आप को फास्ट करिएगा। अभी मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, जैसे आगे चलेंगे वैसे अपनी स्पीड बढ़ाता जाऊंगा, तो आपको भी अपनी स्पीड थोड़ी थोड़ी तेज करनी है। रिवीजन डेली करें, कोई क्लास बीच में मिस ना करें, ठीक है ना। मेरा तरीका क्या है कि मैं बहुत बड़ा सवाल लेगा 8 लाइन का, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा इतना सा ये सॉल्यूशन होगा हमारा, ऐसे ए पहले लूंगा, आंसर लिखूंगा। लेकिन एक 8 लाइन के सवाल का सॉल्यूशन मात्र इतनी सी जगह में करने के लिए दिमाग तो ज्यादा लगाना पड़ेगा, और वो तभी दिमाग ज्यादा लग पाएगा जब आपने सारी चीजें पढ़ी हो, कोई क्लास मिस ना करी हो, हर चीज का आपने रिवीजन किया हो। कहीं की चीज को मैं कहीं करेक्ट कर दूंगा आंसर जल्दी लाने के लिए, क्योंकि ये पेपर है ऑप्शन वाला, इसमें आएंगे ऑप्शन। कोई आपको स्टेप मार्किंग के नंबर नहीं मिलने वाले कि लंबा लंबा लिखना ही नहीं है। मेरा तो विश्वास है कि बच्चे को लिखना ही नहीं है, बात आई समझ में। कोई स्टेप मार्किंग के नंबर अच्छा लिखने का आपको नंबर नहीं मिलने वाले, पेपर में नंबर मिलने वाले केवल आंसर निकालने के, और मैं आपको बहुत जल्दी कम से कम लिखे केवल दिमाग लगा के जल्दी आंसर निकालना सिखाऊंगा। ये मेरा काम है यहाँ से, और ये जो मैं पढ़ाऊंगा ये हर एक एग्जाम में काम आएगा, ठीक है जी। ये वही बैच है जिसमें पढ़ के सबसे ज्यादा सिलेक्शन हुए बच्चों के, सबसे ज्यादा जी। शुरू करता हूं मैं मेरे दोस्तों कहानी, नंबर सिस्टम, शॉर्ट एनालिसिस। अगर मैं क्लास की बात करूं तो टोटल इस पे 40 से 50 क्लास होंगी, इन चारों पे मिला के 40 से 50 क्लास होंगी, और आपको इतना करना पड़ेगा मेरे दोस्त। 40 to 50 क्लास, 40 to 50 क्लास होंगी मेरे प्यारे, इतना करना पड़ेगा आपको। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं कि 40-50 क्लास के अलावा आपको इस चीज पे जोड़ रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। दो तरीके होते हैं पढ़ाने के, एक तो मैं आपसे कहूं कि भैया मैंने 8 क्लास ली और मैंने जो है 10 से 12 घंटे पढ़ाया और मैंने चैप्टर खत्म कर दिया, 10 से 12 घंटे पढ़ाया, ठीक है जी। बड़ा खुश, इससे बहुत खुश हो रहा है, वाह जल्दी जल्दी निपटा कर नौकरी कंफर्म मारी। और फिर मैंने आपको घर से दे दी कि भैया मेरी किताब है, इस किताब खरीद लियो, और ये 500 सवाल की शीट है, 500 सवाल की शीट लगा लेना, ठीक है। ये लो एक पीडीएफ बना के दे दी, देखिए पीडीएफ है, इसमें सवाल भी है, उनके सॉल्यूशन भी लिखे हुए, इसको और पढ़ लेना। और 500 सवाल की शीट को मेरे दोस्तों आप डेली लगा रहे हो, डेली लगा रहे हो। आप इतने कमजोर वाले खुद ही कहते हैं कमजोर हैं, आप दिन में 50 सवाल भी लगा पाते, आप मुश्किल से 25 सवाल लगा पाते हो, और आप डेली इसको लगा रहे हो महीने भर तक, और महीने भर में भी नहीं हो रही आपसे, तो फायदा उस चीज का, डाउट आपका फिर भी रह गया, कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हुआ, फिर भी परेशानी तो आपको आज भी हो रही है। तो मैं वही परेशानी खत्म करना चाहता हूं, मैं ये नहीं करूंगा, मैं केवल ये चीज करूंगा कि क्लास में सब कुछ पढ़ाऊंगा जितना भी होगा, ठीक है भाई। तो इसी ऑर्डर में बताऊंगा आपको। सबसे पहले होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल प्यार से हम शुरुआत करेंगे संख्या पद्धति, ठीक है ना, नंबर सिस्टम। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे भाई, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, ठीक है जी। आज बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर्स हिंदी में हम इसको कहेंगे तो संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का वर्गीकरण। समझ में आई आपको मेरी बात, ठीक है भाई। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। सबसे पहले ये जानो कि नंबर्स क्या होते हैं। देखो जब इंसान पैदा हुआ है ना, ये आपको बताता हूं, जब इंसान पैदा हुआ तो इंसान को सुविधा के लिए बहुत सारी चीजें दिखाई दी, पेड़ भी, पौधे, पशु पक्षी, पहाड़, वन सब दिखाई दिए, दूसरे इंसान भी दिखाई दिए। तो उसको डाटा रखने के लिए है ना, उनको गिनने के लिए किसी चीज की आवश्यकता थी, एक ऐसी चीज की आवश्यकता थी जो ये देख के बता सके कि कितने आदमी हैं, कितने पहाड़ हैं, कितने पेड़ हैं, कितने जंगल हैं, कितने समुद्र हैं। तो उसके लिए टेक्निक उसने इजाद करी खुद इंसान ने, उसी को बोलते हैं संख्या या गिनती। अब नंबर्स को दो तरीकों से, दो भागों में बांटा गया है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर्स, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। नाम से क्लियर है, वास्तविक संख्या जिनका वास्तव में कोई वजूद है, जो वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं, जिनको लिखा पढ़ा डिनोट सब कुछ किया जा सकता है। काल्पनिक संख्याओं का मतलब वो संख्याएं जो वास्तव में इनका कोई वजूद नहीं, ये सिर्फ हमारी कल्पनाओं में है, ऐसा होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, विद्यमान ही नहीं है। तो रियल नंबर्स को अगर मैं और टेक्निकल में कहूं तो मैं कहूंगा कि वो संख्याएं, वो सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है, वो सभी संख्याएं जिनको जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, नंबर लाइन पर। अभी मैं ये भी समझूं कि नंबर लाइन होती क्या है। वो सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है वो रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं होती हैं। वो सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है वो रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब इमेजिनरी नंबर से काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या वो संख्या होंगी जिनको नंबर लाइन पर नहीं लिखा जा सकता, जिनको नंबर लाइन पर डिनोट नहीं किया जा सकता, जो नंबर लाइन पर आती ही नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है। मैं ये भी समझाऊंगा कि नंबर लाइन होती क्या है। प्यार से मेरी बात को सुनिएगा। वो सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है रियल नंबर्स कहलाती हैं, जिनको नंबर लाइन पर लिखा ही नहीं जा सकता, जो आती ही नहीं है, उन्हें हम दोस्तों इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्या कहते हैं। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों, रियल नंबर जिनका वास्तव में वजूद है, जो काउंटिंग करने के, गणना करने के काम आ सकते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 5 13 है भी 726, नेगेटिव भी हो सकता है बेटे माइनस का 8 है भी, माइनस का 9104। बात समझ में आई? ये दशमलव भी हो सकता है 0.4 है भी, 1.234, ठीक है जी। दशमलव भी हो सकता है ना, आसान दशमलव भी हो सकता है 0.55555555555 अनंत तक, ठीक है। अंडर रूट भी हो सकता है √3, √2, अंडर रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट भी हो सकता है, क्यूब रूट ऑफ 11। ये सारी रियल नंबर है। फ्रैक्शन भी हो सकता है 9/7 2/159। ये सारी ही मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई रियल नंबर्स हैं, जो धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है, दशमलव में भी है, अंडर रूट में भी है, क्यूब रूट में भी है, फ्रैक्शन में भी है। ये कहीं ना कहीं काउंटिंग करने के, गणना में, कैलकुलेशन में काम आती है, ठीक है ना। अब इमेजिनरी नंबर्स, काल्पनिक संख्या क्या होती है? काल्पनिक संख्या मेरे प्यारे, मैं एग्जांपल के लिए आपसे कहूं मेरे दोस्तों, अंडर रूट ऑफ -7 बताओ। एग्जांपल के लिए मैं आपसे कहूं अंडर रूट ऑफ -7 बताइए जल्दी से। अंडर रूट ऑफ -7, अंडर रूट का क्या मतलब है? जब हम आपसे कहते हैं अंडर रूट ऑफ 16, अंडर रूट ऑफ 16, तो इसका मतलब है वर्गमूल 16। इसका मतलब ये है कि एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर 16 आ जाए। एक ऐसी संख्या बताओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर 16 आए। ये होता है वर्गमूल का मतलब। ऐसी संख्या बेटा 4 है, 4 की 2 बार गुणा करूंगा तो 16 आएगा, तो 16 का अंडर रूट 4 होता है। तो इसी तरीके से अंडर रूट ऑफ -7 का मतलब है एक ऐसी संख्या का पता लगाओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर -7 आए। इसी तरीके से मैंने अंडर रूट ऑफ -7 लिखा, तो इसका मीनिंग ये है कि ऐसी संख्या बताओ जिसकी 2 बार गुणा करने पर -7 आए। क्या ऐसी कोई संख्या है दुनिया में? क्या भगवान ने ऐसा कुछ बनाया जिसकी 2 बार गुणा करने पर -7 आए? आ ही नहीं सकता। कि हम ये बात जानते हैं कि माइनस की भी अगर माइनस में गुणा हो जाए तो प्लस बन जाता है। ये बात आप जानते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि वास्तव में ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसकी 2 बार गुणा करने पर -7 आ जाए। ये जो अंडर रूट ऑफ -7 क्या बन गया मेरे दोस्तों? यही बन गया इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक नंबर। इसी को हम बोलते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक है जी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। आपके बात समझ में आई क्या कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब मेरे दोस्तों, मैं ध्यान से सुनिएगा, -1 का अंडर रूट, -1 का अंडर रूट, -1 का अंडर रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसी कोई संख्या भगवान ने बनाई ही नहीं है, होती ही नहीं है जिसकी 2 बार गुणा करने पर -1 आता हो। लेकिन हमारी कल्पनाओं में है। जैसे आप सभी की कल्पना में क्या है? कौन सी हीरोइन चल रही है आपकी कल्पना में आजकल?
ठीक है, ऐसे ही भगवान इंसान ने कल्पना करी है, होता होगा कुछ ब्रह्मांड के पार जिसकी 2 बार गुणा करने पर माइनस 1 आता हो, उसी को इंसान ने नाम दे दिया आयोटा। आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है, आयोटा IOTA -1 का अंडर रूट आयोटा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। आई से इसको नोट करते हैं, आई से इसको नोट करते हैं। अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूं तो आप मुझे बताओ आयोटा का जो स्क्वायर होगा, आयोटा का जो स्क्वायर होगा वो क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? -1 के अंडर रूट का स्क्वायर करता हूं तो अंडर रूट हट जाएगा -1। तो आयोटा का जो स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई वो क्या है? -1। तो आयोटा एक इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या है मेरे प्यारे भाई, जो -1 का अंडर रूट। ठीक है जी, समझ में आया? समझ में भाई साहब? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में, कोई परेशानी नहीं। तो स्टूडेंट अगर आपसे कहें कि अंडर रूट ऑफ -25, बताओ -25 का अंडर रूट क्या होगा? -25 का अंडर रूट क्या होगा? आप हमें ये बताएं, -25 का अंडर रूट क्या होगा? जल्दी से बताएं। वास्तविक संख्या तो है नहीं कि ऐसी कोई रियल नंबर है नहीं जिसकी 2 बार गुणा करने पर -25 आए, ऐसा कोई रियल नंबर है ही नहीं दुनिया में। लेकिन मेरे दोस्तों -25 का मतलब 25 गुणा -1, -25 का मतलब 25 गुणा -1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही मतलब है। ठीक है जी, तो 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? बताइए 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? 5 और -1 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? आयोटा। ये आ जाएगा जी 5 आयोटा, 5 आयोटा। ठीक, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या? अभी तक मैंने केवल आपको ये बताया कि भाई वो नंबर जिनको नंबर लाइन पर डिनोट किया जा सकता है वो रियल नंबर वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जितने भी नंबर हैं सभी रियल नंबर हैं, और जिनको नंबर लाइन पे लिखा नहीं जा सकता जो केवल हमारी कल्पनाओं में है ब्रह्मांड के पार, ठीक है भाई, उनको इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या कहते हैं। सुविधा की दृष्टि से इंसान ने -1 के अंडर रूट को एक नाम दे दिया आयोटा, IOTA, आई से इसको नोट करते हैं जिसका स्क्वायर होता है -1। ठीक है जी, चलिए ना अब हम समझते हैं नंबर लाइन। ध्यान से सुनिएगा, अब हम समझते हैं नंबर लाइन। मजा तो बहुत आया होगा तुम लोगों को पढ़ के, हैं नंबर लाइन जी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं जी, -1 का रूट 1 आयोटा, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं जी आप। गोपेश जी कह रहे हैं पाई कौन सा नंबर है, उस पर भी आऊंगा। अभी पाई ये जाने कि पाई एक रियल नंबर है, पाई एक वास्तविक संख्या है। ठीक है जी, नंबर लाइन। मेरा सवाल आपसे ये है कि नंबर शुरू कहां से होते हैं? नंबर शुरू कहां से होते हैं? मेरा सवाल ये। और ये जो नंबर्स हैं, ये जो गिनतियां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 100 200 500 600 1000 लाख करोड़ अरब सौरभ नील सिंह संख्या, ये कहां पे जाके खत्म होते हैं? बताओ, संख्याएं शुरू कहां से होती हैं और संख्याएं खत्म जाके कहां पे होती हैं? पता ना? अरे हद है भाई। पता ना? अब ये भी नहीं जानते क्या? हैं? संदीप माहेश्वरी बिंदला की लाइक तो बड़ा पता है तुम्हें, या उसने क्या बोला, उसने क्या बोला है? संदीप जी की वीडियो आ चुकी है, बिंदला जी बना रहे होंगे बैठ के। हैं? और ये पता नहीं बाबूजी को ये नंबर शुरू कहां से होते हैं? हैं? और कोर्स लेके करोड़पति बनना है जी। नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, कहां पे जाके खत्म होते हैं, किसी को नहीं पता। नंबर्स कहां से शुरू होते हैं, कहां पे जाके खत्म होते हैं, किसी को नहीं पता। नंबर्स क्या है? नंबर्स कदम है, कदम से कदम बढ़ाए जा, नंबर बनाए जा। सबसे बीच में है जीरो, सबसे बीच में है मेरे दोस्तों जीरो। जीरो जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, जीरो ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ना जीरो ना तो पॉजिटिव नंबर है ना नेगेटिव नंबर है। कुछ बच्चे पूछते हैं डाउट है सर जीरो पॉजिटिव है क्या? जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। अब जीरो के बाद हम एक कदम बढ़ाएंगे, जीरो के बाद हम एक कदम चलेंगे मेरे दोस्तों तो 1 आ जाएगा 1, फिर एक और कदम चलेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 कदम चलिए, फिर एक और कदम चलेंगे तो 3 आ जाएगा। तो हम एक कदम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो +1, अगला कदम बढ़े 2 कदम चलेंगे +2, फिर एक और कदम चलेंगे 3 कदम हो गए +3, तो ये +4 और इसी तरीके से चलता जाएगा। अब आगे चलने की तो कोई सीमा नहीं है, किसी ने नहीं रोका तुमको आगे बढ़ने से, आप आगे बढ़ते रहो, यानी कि ये अनंत तक जाएगा। अनंत का मतलब मेरे दोस्तों जिसका कोई अंत ना हो, कोई सीमा ना हो, चलता चला जाएगा, रुकने वाला नहीं है। तो आप जीरो से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, उनके बीच में गैप कितने का है? एक कदम का 1 1 का गैप है। लेकिन आप पीछे की तरफ जाते हो, शेर पीछे की तरफ जा रहा है, शेर डर गया, शेर नेगेटिव आदमी है तो नेगेटिव होगा मेरे दोस्तों। जीरो से एक कदम पीछे चले -1, मतलब एक ही पीछे चले हैं, बट वो आगे था इसलिए +1 है, ये पीछे गए हैं इसलिए -1 है। बात समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर एक कदम और पीछे गए -2, फिर एक कदम और पीछे गए -3, फिर एक कदम और पीछे गए -4, फिर एक कदम और पीछे जाओगे तो -5 आ जाएगा, फिर एक कदम और पीछे जाओगे -6 आएगा। आप कितना भी पीछे जा सकते हो, आदमी नीचे कितना भी नीचे गिर सकता है ना, अनंत तक पीछे जा सकते हो। यानी कि संख्या मेरे दोस्तों कहां से शुरू होंगी किसी को नहीं पता, संख्या माइनस अनंत से शुरू होती है और कहां तक प्लस अनंत तक जाती है, कहां से शुरू नहीं पता, कहां पे जाके खत्म होंगी नहीं पता। माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक नंबर्स जाते हैं। बात समझ में आई? और उनके बीच में जो कदम है वो 1 1 का है, जो गैप है। ये बात सभी को क्लियर है? इसी लाइन को बोलते हैं नंबर लाइन बेटे, इसी लाइन को बोला जाता है नंबर लाइन। ठीक है ना, इसी लाइन को हम लोग नंबर लाइन कहते हैं, नंबर लाइन। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो जितने भी रियल नंबर हैं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं, जितने भी रियल नंबर हैं, वो सारे के सारे इस लाइन पर डिनोट किए जा सकते हैं, सारे के सारे इस लाइन पर डिनोट किए जा सकते हैं। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। एक बात गौर करने वाली है कि जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाओगे, लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जाओगे तो संख्याओं का मान बढ़ता है, संख्याएं मेरे दोस्तों बढ़ती हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर संख्याएं बढ़ती हैं। मैं आपसे सिंपल सा पूछूं कि 5 बड़ा है 9, और कितना बेसिक चाहिए तुमको? 5 बड़ा है कि 9? तो देखिए 5 के आगे 9 आएगा, राइट साइड में 5 6 7 8 9, तो 5 से बड़ा है 9। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि -5 बड़ा है कि -7, बताओ क्या आएगा? हम आपसे पूछते हैं कि -5 बड़ा है कि -7 बड़ा है, बताइए क्या आएगा जल्दी से। आपसे पूछे -5 बड़ा है कि -7 बड़ा है, मैंने अभी बताया कि जैसे जैसे लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं संख्याएं की वैल्यू बढ़ती है। -5 बड़ा है कि -9? बात सुनिए भैया, -4 से पहले आएगा -5, उससे पहले आएगा -6, उससे पहले आएगा -7, तो -7 के राइट साइड में है, -7 से राइट साइड में -5, यानी कि -5 बड़ा होता है -7 से। ठीक है जी, ये बात सभी को क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। ठीक है भाई, देखो जीरो के बाद की जो गिनतियां हैं 1 2 3 4 5 6, इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है एक पे, इन्हें हम बोलते हैं इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक कहते हैं, हिंदी में पूर्णांक। नाम में क्लियर, पूर्ण अंक। पूर्ण अंक का मतलब ना तो इनमें कहीं डेसिमल का इस्तेमाल हुआ है, ना ही इनके बीच में कहीं रूट का इस्तेमाल हुआ है, रूट है ना। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 जितना आपके सामने लिखी हुई गिनतियां, इनको हम बोलते हैं पूर्णांक। जीरो के आगे जो नंबर हैं इनको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर्स धनात्मक पूर्णांक। जीरो से पहले जो लिखे हुए हैं -1 -2 -3 -4, इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। इनको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बात एकदम क्लियर है। ठीक है जी, चलेगा। तो यानी कि पूर्णांक जो है वो सारे के सारे कहां है? इसी लाइन पे आगे जितनी गिनतियां पॉजिटिव इंटीजर्स हो चाहे नेगेटिव इंटीजर्स हो, वो सब नंबर लाइन पे हैं। एक सेकंड, ओके सभी को समझ में आया? जीरो के बाद के जो 1 2 3 4 ये है पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। जीरो से पहले -1 -2 -3 -4 यह नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक। जीरो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। हमने क्या बोला कि जितने भी नंबर, जितना मैं देखो जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं ना, वो लैंग्वेज बहुत क्रिटिकल है, उसको बहुत ताकत लगा के समझना है। बच्चे का डाउट है सर क्या जीरो रियल नंबर है? मैंने क्या बोला? वो सभी नंबर्स जिनको नंबर लाइन पे लिखा जा सकता है रियल नंबर्स कहलाते हैं। यह है आपके सामने नंबर लाइन। जीरो इसी नंबर लाइन पे आ रहा है, हां जी आ रहा है। जब जीरो नंबर लाइन पे आ रहा है तो जीरो एक रियल नंबर है, जीरो एक वास्तविक संख्या है, बात खत्म, कोई डाउट नहीं। दूसरी बात, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जीरो न्यूट्रल है, जीरो न्यूट्रल है। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अब बच्चे बात आएगी सर यहाँ पे फ्रैक्शन कैसे आएंगी? सर यहाँ पे फ्रैक्शन कैसे आएंगी? फ्रैक्शन कहां पे होंगी?
अभी सर आप कहते हो कि सारे रियल नंबर इस लाइन पे होंगे, मुझको दिख रहा है फ्रैक्शन कहां है? बताओ सर यहां पर 1/3 कहां पे आएगा? 1/3 ये बताओ सर 1/3 कहां पे आएगा? ये बताओ, आप मुझसे लड़ाई करोगे 1/3 जितनी फ्रैक्शन है दुनिया में वो सारी की सारी इसी लाइन पर होंगी 1/3। कैसे? 1/3 का क्या मतलब है? यानी कि 1 के 3 हिस्से करने। बटे बटे का मतलब होता है टुकड़े करना। ऊपर लिखा 1, 1 के 3 हिस्से करो, 1 के 3 हिस्से करो। ये रहा 1, 0 से लेके 1 तक एक कदम दिखाई दिया। यह है हमारा एक कदम 0 से लेके 1 तक। इसके 3 बराबर हिस्से करो, 3 बराबर हिस्से, 3 बराबर हिस्से करने, टड़ैक टड़ैक और ये टड़ैक, 3 बराबर हिस्से हो गए, 3 बराबर हिस्से हो गए मेरे दोस्तों। तो ये जो आएगा मेरे प्यारे में यही होगा आपका 1/3, 1/3, 1/3 जो पॉइंट होगा यहां आपका 1/3 आएगा। बोलो बात समझ में आ गई? किसी बच्चे को कोई समस्या? एक बच्चा कहता है कि सर 2/5 कहां है? हमें तो दिख नहीं रहा है। 2/5 का इस नंबर लाइन पे दिखाओ जरा, कुछ भी बोल रहे हो। तो 2/5 बटा, जब बटा बोलता हूं बटे का मतलब समझते टुकड़ा करना। ऊपर क्या लिखा हुआ है 2, ऊपर लिखा हुआ 2, बटे है 5, तो 2 के 5 बराबर टुकड़े कर दो। क्या करना है? 2 के 5 बराबर टुकड़े कर दो। नाउ लिसन, ये 2 है भैया, ये लेंथ यहां से आती है 2 कदम है, 0 से लेके 2 तक ये 2 कदम है, ये 2 है मेरे प्यारे भाई, दिस इज 2। आप बोलोगे हां जी सर ये तो 2 है। अब इसके 5 बराबर टुकड़े कर दीजिए, 5, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ये आएगा, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल से 5 बराबर टुकड़े कर दिए हमने, 1 2 3 4 5। बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है? बोलो यहां तक किसी को कोई परेशानी? अच्छा सॉरी ये वाला नहीं है, ये सॉरी ये नहीं, 2/5 दिखना है ना आपको, तो 5/2 नहीं दिखना है, 2/5 है, ठीक है 2/5, बटे 5 आ रहा है, बटे 5 है मेरे दोस्तों, सॉरी यहाँ पे बटे 5 है। 2/5 मतलब 2 गुणा 1/5, 2 गुणा 1/5, 1/5 है मेरे दोस्तों, 1/5 अल्टीमेट पर्पस है 1/5। तो आपको 1 के ही 5 टुकड़े करने हैं। ये हो गया जी एक कदम 0 से लेके 1 तक। इसके 5 टुकड़े करिए मेरे प्यारे, 5 इक्वल 1 2 3 4 और 5। ये हो गया देखिए 5 गैप बराबर 1 2 3 4 5 को साफ साफ दिखाई दे रहा है। आपको कहां पे जाना है मेरे प्यारे भाई? आपको जाना है मेरे दोस्तों सेकंड पे, 1/5 का दुगना, तो ये पहला और ये दुगना, ये जो आएगा मेरे दोस्तों ये 2/5 होगा, ये 2/5 होगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, एकदम क्लियर है 2/5। अब जो मर्जी आए वो निकाल लीजिए, अब जो मर्जी आए मेरे दोस्तों वो निकाल लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, ध्यान सुनिएगा। अब मैं आपसे कहूं कि जरा मुझे ये बताओ कितना देना है? 7/3। मुझे बताओ कि 7/3 कहां पे होगा? 7/3 बताएं। 7/3 लिखें, 7/5, 7/5 बताओ कहां पे होगा 7/5 फ्रैक्शन? 7/5 आगे बना देते हैं। ये नंबर लाइन है मेरे दोस्तों, नंबर लाइन है 0, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 और ये चला गया मेरे दोस्तों 7। मुझे ये बताना है कि एक से बड़ा फ्रैक्शन ले लिया मैंने आपके इस बार, एक से बड़ा फ्रैक्शन ले लिया 7/3। बताइए 7/3 कहां पे आएगा? 7/3 कहां पर होगा बताएं जल्दी से। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये यहां से यहां तक की जो लेंथ है 7 है, 7 कदम, और मुझे ये 3 टुकड़े करने हैं, बटे 3। इसके 3 बराबर टुकड़े कर दीजिए मेरे प्यारे भाई। एक यहां पे हो जाएगा, एक ये हो जाएगा मेरे दोस्तों, और एक लगभग आपका जो है यहां पे हो जाएगा, और एक ये 3 बराबर टुकड़े हो गए। अभी एक ये सेकंड और ये थर्ड, समझ में आया? ये जो टुकड़ा होगा ये यहां पर जो लेंथ होगी 7/3, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ये एक से बड़ा फ्रैक्शन है। ऊपर क्या है मेरे दोस्तों? नंबर 7, 7 के कितने टुकड़े करने हैं? 7/3। तो 1 से लेके 7 तक की लेंथ है मेरे प्यारे भाई, 3 बराबर टुकड़े कर दीजिए, 1 2 3। तो यहां पे जो आएगा मेरे प्यारे पहला वाला 7/3 होगा, 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। हां 2 से 1/3 है, 7/3 का मतलब 2 से बड़ा होगा 3 से छोटा होगा, 2 और 3 के बीच में आएगा। तो इस तरीके से जितनी फ्रैक्शन है आप उनको नंबर लाइन पे नोट कर सकते हो। ये मुश्किल बात नहीं है, डेसिमल को भी आप नोट कर सकते हो, डेसिमल भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अब एक बच्चा कहेगा सर 0.5 कहां पर होगा? सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर 0.5 क्या 0 1 का आधा, 0.5 क्या होता है 1/2, 0 1 के बीच में, तो 0 1 के बीच में जस्ट बीच में जो आ जाएगा क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? तो सारे डेसिमल भी इन्हीं के बीच में आएंगे। प्रॉब्लम है मैं आपसे पूछता हूं कि ये बताओ कि अंडर रूट ऑफ 5 कहां पे होगा? ये बताओ जरा, अंडर रूट ऑफ 5। हमने ये भी तो बोला है आपसे कि अंडर रूट ऑफ 5 जो है, जितने भी अंडर रूट ऑफ 5 भी एक रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वो भी इसी नंबर लाइन पे होना चाहिए। कहां पे आएगा बताएं? हां जी तारीख नंबर रूट 6 भी कर सकते हैं आप खुद से। हम आपसे पूछते हैं कि बताओ रूट 5 कहां पे आएगा? इस नंबर लाइन पे कहां पे आप रूट 5 लिखेंगे? जवाब दीजिएगा जल्दी से। आप सभी लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है? आप कहोगे सर यहां पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हां रूट 5 बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2 और 3 के बीच में आएगा। पर ये बताओ एग्जैक्ट रूट 5 कहां नोट करोगे? अपनी मर्जी से थोड़ा बना दोगे कि सर ये रहा रूट 5। हर चीज के पीछे बहुत लॉजिक है। आप लोगों ने पढ़ा है कि ये अगर a है, ये b है, तो 90 डिग्री के सामने मेरे दोस्तों अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम सभी बच्चों ने पढ़ी है। हमको बनाना है रूट 5। क्या बनाना है मेरे दोस्तों? रूट 5। अच्छा 5 5 क्या होता है? 4 और 1 5। 5 का मतलब क्या है? आप गौर से सोचो, 5 का मतलब क्या है? 4 और 1 5, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सभी को साफ साफ दिखाई दे रहा है 4 और 1 5, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब मुझे रूट 5 यहां पे बनाना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मेरे प्यारे भाई मैं 2 कदम चलाई, 2 कदम, 1 और 1 2 में पहुंच गए यहां पे। ये हो गया बच्चे 2 कदम। फिर मुझे 2 और 1 का पाइथागोरस लगाने पर रूट 5 आएगा। भाई मैं 1 कदम की लंबाई नाप सकता हूं, ये 1 यूनिट लेंथ है, ये कितना है? 1 यूनिट। बच्चे ये कितना है? 1 यूनिट। ये 1 यूनिट है 0 से लेके 1 के बीच में। अब मैंने पैमाने से स्केल से 1 यूनिट नाप के इसके ऊपर खड़ा कर दिया। भाई 1 यूनिट में नाप सकता हूं, 1 यूनिट में स्केल से नाप सकता हूं। आप बोलोगे हां सर मैंने इसके ऊपर खड़ा कर दिया। ये 0 से 1 तक क्या है मेरे प्यारे? 1 यूनिट है, 1 यूनिट मैंने पैमाने से नाप के इसके ऊपर खड़ा कर दिया, 1 यूनिट। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, तो भाई अगर मैं इसको यहां से यहां तक मिलाऊंगा तो बताओ ये जो लेंथ बनेगी, ये जो लेंथ यहां से यहां तक बनेगी, बताओ ये कितनी होगी? जो लेंथ यहां से यहां तक बनेगी, क्या लेंथ अंडर रूट 5 नहीं होगी? ये वाली लेंथ अंडर रूट 5 नहीं होगी? ये यहां से यहां तक कितना मेरे दोस्तों? 2 कदम, 2 यूनिट। ये कितना मेरे दोस्तों? 1 कदम 1। तो पाइथागोरस लगाओगे कितना आएगा मेरे दोस्तों? अंडर रूट 5 आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हां सर ये अंडर रूट 5 आएगा। रूट 5 आ गया, बिल्कुल सही, कोई दुख तकलीफ परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर, लेकिन आप कहोगे सर नंबर लाइन पे तो आया ही नहीं, ये तो ऊपर की तरफ नंबर लाइन पे तो आया नहीं। तो आप उठाओ एक प्रकार, यहां रखो प्रकार की नोक, आप एक प्रकार उठाओ, यहां रखिए प्रकार की नोक, और यहां रखिए प्रकार में पेंसिल की नोक, और ऐसे मेरे दोस्तों चाप, ऐसे चाप खींच दीजिए, ऐसे इस तरीके से खींच दीजिए, ठीक है ना? ऐसे सर्कल का चाप बना दीजिए। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी, यहां से यहां तक की मेरे प्यारे भाई, ये एग्जैक्ट अंडर रूट 5 लंबाई होगी, एग्जैक्ट अंडर रूट 5। यानी कि रूट 5 भी इसी नंबर लाइन पे आ गया कि नहीं आ गया? बताएं, बोलो आ गया कि नहीं आ गया? तो कहने का मतलब मेरे प्यारे भाई, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन, डेसिमल, है ना, सारे ही रूट, क्यूब रूट सभी इसी लाइन पर होते हैं। मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल जो है आपको करके बताया कि रूट 5 यहां पे कैसे आएगा इस नंबर लाइन पे। रूट 5 क्या होता है? 4 और 1 5। तो मेरे प्यारे भाई ये 2 यूनिट लेंथ है, 1 यूनिट लेंथ है। ये पाइथागोरस से कितना आएगा? रूट 5। ये नंबर लाइन पे कैसे लाएंगे? यहां की प्रकार की नोक और पेंसिल में भर के चाप खींच दीजिए, सर्कल की त्रिज्या बराबर होती है, तो ये लेंथ यहां से यहां तक की रूट 5 आ जाएगी, आ गया कि नहीं नंबर लाइन पे? ठीक है? तो नंबर लाइन, रियल नंबर की परिभाषा ही इससे बनी है कि वो जितने भी नंबर जिनको जुगाड़बाजी से, तिकड़मबाजी से नंबर लाइन पे नोट किया जा सके, वो रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहलाती है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में सभी को फर्क समझ में आ गया होगा? ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है? आज मैंने 7वीं क्लास में है ये सब कुछ, 7वीं क्लास में है, ठीक है भाई? चलिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। अब
अब रियल नंबर्स को, वास्तविक संख्याओं को भी दो तरीकों से दो टुकड़ों में बांटा गया है। रियल नंबर वो सभी नंबर जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, रियल नंबर्स कहलाते हैं। रियल नंबर्स को भी दो टुकड़ों में बांटा गया है, दो टुकड़ों में। पहला रेशनल नंबर परिमेय संख्या, दूसरा इर्रेशनल नंबर परिमेय संख्या। पहला रेशनल नंबर परिमेय संख्या बोलते हैं और दूसरा इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। ठीक है, सारा सिलेबस 9th क्लास का है। रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप सभी लोग जानते, पढ़ा है आपने बचपन में। परिमेय संख्या मेरे दोस्तों आप लोग जानते हैं, आपने बचपन में पढ़ा है। वो नंबर्स रेशनल नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनको p by q फॉर्म में लिखा जा सकता है। वो सभी संख्याएं जिनको p by q फॉर्म में लिखा जा सकता है, p बटा q फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या कहलाती हैं। वो सभी संख्याएं जिनको p by q फॉर्म में लिखा जा सकता है, रेशनल नंबर परिमेय संख्या कहलाती हैं। ध्यान इस बात रखिएगा कि जो p और q है, यानी कि वो सभी संख्या जिनको एक फ्रैक्शन, एक भिन्न की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, p बटे q फॉर्म में, उन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। ध्यान इस बात रखिएगा कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, बटे 0 नहीं आना चाहिए। किसी भी संख्या को 0 से भाग करोगे तो वर्ग में डिफाइन नहीं है। और दूसरी बात ध्यान रखनी है कि p और q दोनों ही इंटीजर यानी कि पूर्णांक होने चाहिए। p और q दोनों का मान इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। p और q दोनों ही इंटीजर्स होने चाहिए। तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जिनको p by q फॉर्म में लिखा जा सकता है, p बटे q फॉर्म में। q शुड नॉट बी 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। और p और q दोनों इंटीजर्स होंगे, p और q दोनों ही इंटीजर होंगे। बात क्लियर है? आप बोलोगे जी सर क्लियर तो बिल्कुल भी नहीं है, दोबारा से बताओ। मैं यहां पे अलग से समझाता हूं एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल के लिए रेशनल नंबर, एग्जांपल के लिए भाई जितने भी नंबर, जितनी भी गिनती है मैंने आपके सामने लिख दिया 7 एक रेशनल नंबर है। कैसे 7 को आप लिख सकते हो 7 बटा 1, लिख सकते हो कि नहीं? मैंने आपके सामने लिख दिया 43 एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। 43 को लिख नहीं सकते 43 बाई 1। देखो रेशनल नंबर का क्या मतलब, p बटा q फॉर्म, p बटे q फॉर्म। जिस भी संख्या को p बटे q रूप में लिखा जा सकता है वो सभी रेशनल नंबर होते हैं, बस p और q इंटीजर पूर्णांक होने चाहिए। देखो है कि नहीं? वो अंश में इंटीजर है, हर में इंटीजर है। हमने आपके सामने लिख दिया मेरे दोस्तों 1044। क्या रेशनल नंबर है? 1044 परिमेय संख्या। हां जी है। 1044 को लिख सकते हो 1044 बटा 1, बिल्कुल लिख सकते हो। हमने आपके सामने लिख दिया माइनस का 237, माइनस का 237। क्या माइनस का 237 एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या है? हां जी है। माइनस 237 को लिखा जा सकता है माइनस का 237 बटा 1। अंश में इंटीजर है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये भी इंटीजर है, नीचे भी इंटीजर है मेरे दोस्तों, ये 0 नहीं है नीचे। हमने आपके सामने दिया मेरे दोस्तों माइनस का 99827। क्या ये एक रेशनल नंबर है? क्या एक परिमेय संख्या? हां जी बिल्कुल है, एक रेशनल नंबर है। माइनस 99827 को क्या लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है बटे 1। देखो ऊपर भी p बटा q फॉर्म, ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है दोस्त, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। आगे मैं आपसे कहता हूं मेरे दोस्तों 1.6 क्या ये रेशनल नंबर है? क्या परिमेय संख्या है? 1.6 क्या 1.6 रेशनल? अच्छा 1.6 ना समझा के पहले समझाता हूं। 8/3 क्या रेशनल नंबर है? परिमेय संख्या 8/3। परिमेय संख्या की बस इतनी सी परिभाषा है कि ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए। p बटा q फॉर्म, ऊपर भी पूर्णांक है, नीचे भी पूर्णांक है। हां जी बिल्कुल है। 8 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, बिल्कुल है रेशनल नंबर। मैं आपके सामने लिखता हूं 5/17 क्या रेशनल नंबर परिमेय संख्या? हां जी बिल्कुल है। ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर। मैं आपके सामने लिखता हूं 3333 अपॉन 2221 क्या ये रेशनल नंबर परिमेय संख्या है? हां जी बिल्कुल है। देखिए ध्यान से देखो, ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर है। अब मैं आपके सामने लिखता हूं मेरे प्यारे 1.6 क्या 1.6 एक रेशनल नंबर है? क्या 1.6 एक रेशनल नंबर है? जवाब दीजिएगा। बिल्कुल है। 1.6 को भी p by q फॉर्म में लिखा जा सकता है। 1.6 का मतलब है दशमलव हटाएंगे तो नीचे क्या होता है? 10 से भाग। 1 दशमलव हटाएंगे 10 से भाग, 2 दशमलव हटाएंगे 100 से भाग, 3 दशमलव हटाएंगे 1000 से भाग। किससे कट गया? 2 से। 2 से 16 8 बार कट गया, 10 5 बार कट गया। तो 1.6 को 8/5 लिख सकते हैं मेरे प्यारे। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। और 8/5 लिखते ही क्या बन गया? रेशनल नंबर बन गया। क्यों नहीं बेटा? 1.6 पे रेशनल नंबर परिमेय संख्या 1.6 को क्या लिख सकते हो? 1.6 को 8/5 लिख सकते हो मेरे प्यारे भाई। सुनिएगा, दशमलव जो होते हैं, दशमलव तो आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। दशमलव 3 टाइप के होते हैं। दशमलव 3 टाइप के होते हैं, है ना? मैं एक एक आपको समझाऊंगा। सबसे पहला होता है टर्मिनेटिंग दशमलव, शांत दशमलव। डेसिमल 3 टाइप के होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव। शांत नाम में ही आ रहा है शांत। शांत का मतलब जो थोड़ी सी चले फिर खत्म हो गए, थोड़ी देर चले फिर खत्म हो गए मेरे प्यारे भाई, तनक सी दूर चले फिर खत्म हो गए। एग्जांपल के लिए 1.6 पॉइंट के बाद एक ही नंबर है मेरे दोस्तों, खत्म हो गया 6। और 1.6 को क्या लिखा जा सकता है? 8/5। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही लिखा जा सकता है। आपके सामने है 2.73। देखो दशमलव के बाद 2 ही अंक तक चला फिर खत्म हो गया। दशमलव के बाद 2 ही डिजिट 7 और 3 फिर बंद हो गया, शांत हो गया। तो 2.73 को मेरे प्यारे 2.73 को भी फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है 273/100। तो देखो ये भी रेशनल नंबर बन गया कि नहीं बन गया? ये भी रेशनल नंबर बन गया कि नहीं बन गया? परिमेय संख्या, अंश में इंटीजर है, हर में इंटीजर बन गया परिमेय संख्या। आप बोलोगे हां जी सर परिमेय संख्या बन गई, तो बहुत ही आसान सी बात है। ठीक है ना? आपके सामने लिख दिया 0.72, ये 0.64 थोड़ी सी चले, 2 कदम पर शांत हो गए। 0.64 क्या ये रेशनल नंबर है? हां जी, इसका मतलब हो गया 64/100। 4 से काटेंगे मेरे दोस्तों, 4 से कट जाएगा 16 बार और नीचे 100 कट जाएगा 25 बार। यानी कि ये बात मुझे ऑब्जर्व है कि दुनिया में जितने भी शांत दशमलव हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग दशमलव हैं, टर्मिनेटिंग दशमलव मतलब थोड़ा सा चलते हैं, 2 दशमलव के बाद 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक फिर खत्म हो जाते हैं, उन सभी को फ्रैक्शन फॉर्म में, सभी को p बटा q फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो सभी सारे के सारे क्या हैं? ये रेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्या हैं। ये सभी रेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्या हैं। तो बच्चे अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं कि जरा मुझे बताओ 3.9172 क्या ये एक रेशनल नंबर है? क्या ये एक परिमेय संख्या है? 3.9172 क्या ये एक रेशनल नंबर परिमेय संख्या है? तो सब बालक एक सांस में आवाज देंगे कि हां जी सर परिमेय संख्या है, कि शांत दशमलव है। जितने भी दशमलव शांत होते हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि इसको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। 3.972 फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे? दशमलव के बाद 4 अंक हैं, अभी दशमलव हटाओ तो मेरे दोस्तों 4 जीरो से भाग हो जाएगा। देखो बन गया फ्रैक्शन बटे हर फॉर्म। तो जितने भी दशमलव शांत है दुनिया में वो सारे के सारे रेशनल नंबर है। ठीक है ना? बोलो आपके सामने आएगा 5.816 क्या ये रेशनल नंबर है? 5.816 क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है? हां जी है। क्या ये इरेशनल नंबर परिमेय संख्या है? हां जी है। जितने भी दशमलव टर्मिनेटिंग होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है भाई, बात खत्म। चलिए तो आज की कहानी को तो मेरे दोस्तों मैं यहीं तक विश्राम देता हूं भाई। ठीक है ना? थोड़ा सस्पेंस भी तो छोड़ना चाहिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल तो समझा दिया मैंने, अब कोने में क्या लिखा हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको मैं कल बताऊंगा। ठीक है ना? बहुत स्लोली धीरे-धीरे करके मैंने आपको बताया माहौल बना के। ठीक है भाई? रोज माहौल बनेगा, धीरे-धीरे मैं स्पीड में बढ़ाऊंगा कल से। कल क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में इंटीजर, डेसिमल, पूर्णांक, इवन नंबर और नंबर ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा और कल से हम इस पे क्वेश्चन भी शुरू कर देंगे। ठीक है? कल हमारी दोबारा से मुलाकात होगी शाम को 4 बजे। कैलकुलेट एप्लीकेशन पर आप हमारे साथ जरूर जुड़ें। ठीक है ना? जो भी बच्चे 2024 को टारगेट करके पढ़ाई कर रहे हैं, एक ही मकसद होना चाहिए मेरे दोस्तों। जैसे नेताजी हमारे देश के नेताजी, कितना दृढ़ निश्चय है उनका, जीतना है। अच्छे बुरे कैसे भी आदमी हो, मकसद उनका क्या है? केवल चुनाव जीतना। वैसे विद्यार्थी तो अच्छे होते, बुरे तो होते नहीं, उनका भी एक ही मकसद होना चाहिए, 2024 को फोड़ना, 2024 को फोड़ना। और कभी होगा जब आप ढंग से पढ़ेंगे, मेहनत से पढ़ेंगे, अभी से पढ़ेंगे।